दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। इसमें हम परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न स्तरीय प्रकार के हैं और आयोग द्वारा पूछे जाने वाले परीक्षाओं के लिए अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 2। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये 1972 का है, 1972 का है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 का है। प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी जानते हैं 1973 का है और प्रोजेक्ट हाथी या प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। तो जो क्रम है वो क्रम आपका हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सभी जो प्रोजेक्ट और अधिनियम हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव 72, जैव विविधता 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट या प्रोजेक्ट हाथी 1992 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? वर्ष आपको बताना है 1994, 1995, 1996 या 1997। तो सही उत्तर 1996 ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा कि रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1996 में हुई और ये पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है? ऑप्शन आपके सामने हैं, कंचनजंगा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, नेवरा वैली नेशनल पार्क या नामदफा नेशनल पार्क। तो सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क जो है दोस्तों, आप जान लीजिए कि ये एक टाइगर रिजर्व भी है। इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण तथा आर्कटिक तक में परिवर्तित होती रहती है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा गया है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? अम्ल वर्षा या जो एसिड रेन होता है उसमें किस कारक का योगदान होता है आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। और आप जान लीजिए कि अम्ल वर्षा वह स्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित जो प्रदूषणकारी रसायन होते हैं उनकी प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है और वर्षा का जो जल है उसको अम्लीय बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बनता है। यही अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एस्बेस्टस धूल जो है ये आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। सीसा से मस्तिष्क प्रभावित होता है। पारा से आप जान लीजिए कि पारा जो है उदर विकार को प्रभावित करता है या उदर को प्रभावित करता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड ये रक्त धाराओं यानी रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देता है, ऑक्सीजन परिवहन को। तो आप जान लीजिए एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है, इसकी धूल से फेफड़े का कैंसर हो सकता है। सीसा मानव शरीर में जो नर्वस सिस्टम है और मस्तिष्क है उसको नुकसान पहुंचाता है। पारे की
तथा से उदर संबंधी समस्याएं होती हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये पीड़ित व्यक्ति के रक्त के हीमोग्लोबिन से प्राथमिक रूप से जुड़कर ऑक्सीजन अणुओं को प्रतिस्थापित कर देती है और रक्त को ऑक्सीजन रहित करके क्रिया करती है, जिससे कोशिकीय श्वसन असफल हो जाता है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो मिलान है 3 1 2 4। विकल्प देखते हैं 3 1 2 4। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जल शुद्धिकरण प्रणालियों में परावैंगनी या अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका है, आपको बताना है। पहला है ये जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है, बिल्कुल सही है। ये जल में उपस्थित सभी अवांछनीय गंधों को दूर करती है, ये सही नहीं है। और ये जल में उपस्थित ठोस कणों के अवसादन को तेज करती है, आविलता दूर करती है और जल की निर्मलता में सुधार लाती है। तो केवल और केवल एक आपका सही है। परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट रेज एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है और परावैंगनी विकिरण युक्त जल शोधन प्रणालियों में बिना किसी खतरनाक रसायन या क्लोरीन के प्रयोग के जल को कीटाणु मुक्त किया जाता है। और अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रयोग से जल के स्वाद, महक और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी इसमें 3 आपके सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, सही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस ये 5 मई को नहीं बल्कि कब, 31 मई को, प्रतिवर्ष 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस होता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है, अन्य विकल्प आपके सही हैं। अगला प्रश्न है मध्य एशिया का इतिहास रचना के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। तो याद कर लीजिएगा राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत लेखक और महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं। इन्होंने मध्य एशिया का इतिहास ग्रंथ की रचना की है और इस कृति पर इन्हें 1958 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बौद्ध धर्म दर्शन आचार्य नरेंद्र देव और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो यहाँ पर 4 योजनाएं दी गई हैं, इनमें से केवल एक सही सुमेलित है, आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। दुलारी कन्या योजना। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि दुलारी कन्या योजना ये उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, आप देखिए मुख्यमंत्री कौशल्या योजना ये राजस्थान की नहीं मध्य प्रदेश की योजना है। कालिया छात्रवृत्ति योजना ओडिशा की है, ये बिल्कुल सही है। कालिया छात्रवृत्ति योजना ये ओडिशा राज्य में है। अरुंधति स्वर्ण योजना का संबंध जो है ये असम से है, न कि हिमाचल से। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका दोस्तों ये सही सुमेलित है, अन्य विकल्प आपके सही नहीं हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 आपके सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसकी पहचान करना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए गिरिजा देवी वाराणसी सही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती चंदौली सही नहीं है, हसरत मोहानी उन्नाव और बीरबल जालौन। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप जान लीजिए स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म चंदौली में नहीं बल्कि गाजीपुर जिले में हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। टोडरमल का जन्म सीतापुर में, निजामुद्दीन औलिया का जन्म बदायूं में, जियाउद्दीन बर्नी का बुलंदशहर में हुआ था। अब देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आप देखिए चंदौली में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म नहीं बल्कि गाजीपुर में हुआ था।
अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। इन पर विचार करके आपको बताना है कि सही उत्तर आपका कौन सा है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI की स्थापना 1949 में सर हर्बर्ट स्टीवर्ट की सिफारिश पर शिमला में हुई। इसे वर्ष 1956 में पटना बिहार में स्थानांतरित कर दिया गया। तो ये आप देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना अगस्त 1949 में कृषि मंत्रालय के तहत भारत सरकार के कृषि सलाहकार सर हर्बर्ट स्टीवर्ट की सिफारिश पर पटना बिहार में की गई थी और 1956 में शिमला हिमाचल प्रदेश में इसे स्थानांतरित कर दिया गया था। तो अगर जो देखें तो जगह का अंतर है, यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत के मैंग्रोव स्थलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कन्नौर तमिलनाडु सही नहीं है, कुंदापुर कर्नाटक सही है, मालवान महाराष्ट्र सही है, पुलिकट केरल ये भी सही नहीं है। तो आप देखिए केवल 2 और 3 आपके सही सुमेलित हैं। कन्नौर तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल राज्य में स्थित है, आप जानते भी होंगे। इसके अलावा कुंदापुर कर्नाटक में, मालवान महाराष्ट्र में, पुलिकट केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पर 2 और 3 आपके सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए, सितंबर 2023 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा के अनावरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन है, इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, सही है। और ये 12 फीट ऊंची बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा है, तो ये भी सही है। दोस्तों दोनों ही कथन आपके सही हैं। 4 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के गांधी दर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही इस परिसर में गांधी वाटिका का उद्घाटन किया गया। दोनों कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए, होलोग्राफी तकनीक, डेनिस गैबर, BCS थियरी, अतिचालकता केमरलिंग ओस, वाईफाई हेराल्ड हास। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं वाईफाई हेराल्ड हास ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों हेराल्ड हास ने LiFi LiFi का आविष्कार किया है, खोज किया है। लाइट फिडेलिटी इसको कहा जाता है, न कि वाईफाई का। अगला प्रश्न राज व्यवस्था से है। आप देखिए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिए गए हैं और कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। उसकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, सही नहीं है। और वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन वह कोर्ट मार्शल के द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते, तो ये भी सही नहीं है। क्यों? आप देख सकते हैं कि संसद में प्रत्येक विधेयक प्रस्तावित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि संसद में जो धन विधेयक, मनी बिल जैसे कुछ विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या अनुशंसा आवश्यक होती है। दोस्तों राष्ट्रपति मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल में दोषी ठहराए गए व्यक्ति दोनों लोगों को क्षमादान दे सकते हैं। तो कथन न तो 1 सही है न 2, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखितों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर राज्य और विधानसभा की संख्या का मिलान आपको करना है। त्रिपुरा 60 सही है, असम 129 सही नहीं है, मणिपुर 60 और मिजोरम 40। तो आप जान लीजिए भारत के असम राज्य में जो विधानसभा सीटों की संख्या है
126 है, न कि 129। अन्य सभी विकल्प आपके सही हैं। अगला है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आप जान लीजिए अनुच्छेद 14 में। दोस्तों प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर विभेद का निषेध करता है। प्राकृतिक जो न्याय है वो आप देख लीजिए अनुच्छेद 14 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो देखिए ऑप्शन है आपके भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1935 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के बाद भारत परिषद अधिनियम से विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। फिर भी भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों देखिए संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार है उसके विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, यहाँ पर भारत मंडपम में स्थापित शिव नटराज की मूर्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो ये मूर्ति अष्टधातु की बनी है और 27 फुट ऊंची है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थपति और इनकी टीम के द्वारा किया गया है। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, यहाँ पर भारत मंडपम में चर्चित शिव नटराज मूर्ति 27 फुट ऊंची अष्ट धातु की बनी हुई है। इसका निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थपति और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य का मिलान आपको करना है। 371 क में नागालैंड, ये आपका देखिए सही सुमेलित है। 371 में असम सही सुमेलित है। 371 ग में मेघालय नहीं है। तो 371 ग में किस राज्य की बात की गई है? आप देखिए 371 ग में मेघालय नहीं बल्कि मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। 371 घ में आंध्र प्रदेश। तो सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित किया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? बेरूबारी केस, सज्जन सिंह, गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती केस। तो सही उत्तर बेरूबारी केस। बेरूबारी केस 1960 का है, वर्ष आपको याद रखना चाहिए। बेरूबारी यूनियनवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले घोषित किया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलट दिया और कहा कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन या सत्तावादी सरकार।
तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसमें सत्तावादी सरकार की बात नहीं की गई है। संविधान आधारित सरकार, लोकतांत्रिक सरकार और विधि के शासन की बात की गई है। ये सत्तावादी सरकार नहीं है। भारतीय शासन प्रणाली में शासन का संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुरूप किया जाता है। भारत में विधि का शासन है, यहाँ गणतंत्र है और प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान संगत लोकतांत्रिक सरकार का गठन करती है। यहाँ पर सत्तावादी सरकार नहीं है। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ, विदेशी मेहमानों को दिए गए उपहारों में से जिगराना इत्र का संबंध कहाँ से है? कन्नौज, रायबरेली, लखनऊ या जौनपुर? तो सही उत्तर जिगराना इत्र कन्नौज से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, जिगराना इत्र जो है उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 19। आप जान लीजिए कि संविधान में प्रत्यक्ष रूप से तो प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19 एक जो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है, इसी अधिकार में न्यायालय द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, फिर कोड के आधार पर आपको बताना है कि कौन से उत्तर सही है। तो नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय या इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो ये भी सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखिए 4 कर्तव्य हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करें शामिल है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये शामिल नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये शामिल है। तो आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको शामिल किया गया है। इसमें अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना शामिल नहीं है। और ये जो है ये आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 के तहत ये मौलिक अधिकारों में शामिल है, मूल कर्तव्यों में नहीं। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन हैं तो क्या स्थिति होगी? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो याद रखिएगा, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन या राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मतदान नहीं कर सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर आप देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता, बिल्कुल सही है। और कारण है कि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसी कारण राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, आप जान लीजिए, राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। इसके यथासंभव 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उतने ही नए चुने हुए मनोनीत किए जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण रखती है? तो उत्तर है संसदीय समितियों के माध्यम से, विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से,
प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवाकर या कार्यपालिका को रेट जारी करने के लिए बाध्य कर? तो सही उत्तर संसदीय समितियों के माध्यम से। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। उदाहरण के लिए लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 समितियों के माध्यम से करती है: लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रमों पर समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो कथन है, इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है कि विदेशी कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो ये सही नहीं है, विदेशी कानूनों के बारे में नहीं। कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। तो ए गलत किंतु आर सही है। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विदेशी कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं है। कथन ए गलत है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक है, क्योंकि वह किसी भी ऐसे कानून या आदेश को जो संविधान के विरुद्ध हो असंवैधानिक और शून्य घोषित कर सकता है। तो कारण आर आपका सही है। अगला प्रश्न है, देखिए ये है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? दिए गए कोड के आधार पर इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देना है। पहला है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना, सही है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये सही नहीं है। और निर्वाचन सूचियां तैयार करने का कार्य, निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। तो 1, 2 और 4 सही है, 3 आपका सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। तो ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना है। साथ ही निर्वाचन सूचियां तैयार कराने का कार्य, निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य है। लेकिन वह किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। स्पेशली ये वीडियो 17 मार्च को आयोजित किए जाने वाले यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 को दृष्टिगत रखते हुए बनाया गया है, लेकिन इसमें जो भी प्रश्न हैं वो अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अन्य परीक्षाओं के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और हमने प्रश्नों को सॉल्व करने के क्रम में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, उनको भी शामिल कर लिया है, ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को भी तैयार कर सकें। तो ये वीडियो या प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, कितना लाभकारी हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।